हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स ये टॉपिक है आपके बायोकेमिस्ट्री का, जो बायोलॉजी है उसमें बायोकेमिस्ट्री या बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में दिया हुआ है। ये बहुत छोटा और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और वो सारे क्वेश्चन की वैरायटी हो सकती है, हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए एंजाइम्स, तो एंजाइम्स होते क्या है। तो एंजाइम्स की डेफिनेशन, उसके सारी कैरेक्टर्स दिए हैं अधिकतर। जैसे बोला है कि एंजाइम्स आर प्रोटीनियस बायोकैटालिस्ट। पहले तो याद रखेंगे कि जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। काय के बने होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं। और साथ में बोल रहे हैं बायोकैटालिस्ट होते हैं। बायोकैटालिस्ट मतलब जैसे आपने देखा होगा केमिस्ट्री में कैटालिस्ट होते हैं, किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए कैटालिस्ट होते हैं, वैसे ही आपके क्या है एंजाइम्स, ये बायोकैटालिस्ट है, मतलब कि बायोलॉजिकल प्रोसेस को करवाते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं बायोकैटालिस्ट। ठीक है, फिर आगे बोला है विच इंक्रीजेज, जो क्या करते हैं रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग डाउन ईए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब बोल रहे हैं कि ये बायोकैटालिस्ट होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन हो रही है उसकी रेट को बढ़ा देते हैं। कैसे? लोअरिंग डाउन ईए, मतलब कि उसकी ईए मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके उसकी रेट को बढ़ा देते हैं। जैसे थोड़ा समझेंगे, जैसे मान लिया ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि ये क्या है, ये इस तरफ मान लेते हैं क्या है, इधर प्रोडक्ट बन रहा है आपका, क्या बन रहा है, इधर बन रहा है आपका प्रोडक्ट, और इधर दिया आपकी पोटेंशियल एनर्जी या फिर ईए बोल सकते हैं इधर पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि किसी चीज को कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि अभी कोई एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट वो अगर नॉर्मली मान लो रिएक्शन इस तरह जाता है तो उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, इसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। मान लो जो अभी आपका कोई भी रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसकी एनर्जी कितनी है, अभी उसका इतनी है, लेकिन उसको कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए। तो ये जो आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दी, कितनी दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया आपने, एक्स्ट्रा एनर्जी जो दे रहे हैं, ये नॉर्मली है बिना एंजाइम के प्रेजेंस में। और अगर आपने इसी रिएक्शन में कोई मान लो कोई रिएक्शन फिर से हुई और अगर आपने उसमें क्या डाल दिया, एंजाइम डाल दिया, और उसमें अगर आपने एंजाइम डाल दिया तो क्या होगा, वो जो एक्टिवेशन एनर्जी थी, मतलब कि उस रिएक्शन को करवाने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी थी वो कम लगेगी। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये इसी एनर्जी को, वैसे देखो एंजाइम नहीं थे तब इतनी एनर्जी लग रही थी, इतनी एनर्जी, और अगर एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे तो कम एनर्जी में क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, अपना प्रोडक्ट बन जाएगा आपके, किससे, रिएक्टेंट से। तो ये जो एनर्जी है इसी एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, देखो क्या बोल रहे हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं प्रोटीन होते हैं, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, मतलब कि सभी एंजाइम प्रोटीन के होंगे लेकिन सभी प्रोटीन आपके एंजाइम नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन आपके दूसरे काम भी करते हैं, कहीं स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं, कहीं कुछ सिंथेसिस का काम कर रहे हैं, लेकिन ये डेफिनेटली कोई सारे एंजाइम्स आपके प्रोटीन ही होंगे। इसमें थोड़ा सा याद रखेंगे, ऑल एंजाइम्स जो है प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शन भी आप लिख देंगे। एक्सेप्शन क्या लिखेंगे, इसमें एक्सेप्शन लिखेंगे आपका राइबोजाइम, क्या लिखेंगे, राइबोजाइम। ये राइबोजाइम जो एंजाइम है ये आपका न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। किससे बना होता है, न्यूक्लिक एसिड से। एक आरएनए है, आरएनए का ही एक एंजाइम फॉर्म है, उसे बोलते हैं राइबोजाइम। ये एक प्रोटीन नहीं है बल्कि क्या है, एक न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्या बोल रहे हैं कि ऑल एंजाइम्स आर टर्शियरी और ग्लोबुलर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम आपने देखेंगे या आप पढ़ेंगे आगे, वो सभी एंजाइम जनरली कैसे होंगे, टर्शियरी प्रोटीन होंगे और ग्लोबुलर होंगे स्ट्रक्चर में। आप प्रोटीन का 4 टाइप देखते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो जनरली जो आपके अधिकतर एंजाइम्स होंगे वो टर्शियरी प्रोटीन से बने होंगे। किससे बने होंगे, आपके टर्शियरी प्रोटीन से, इस टर्शियरी प्रोटीन से बने होंगे। और जनरली उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ग्लोबुलर होगी। कैसी होगी, ग्लोबुलर होगी। तो ग्लोबुलर से देखो कैसी होगी, ग्लोबुलर मतलब एक गोल गोल टाइप से, ग्लोबुलर समझेंगे कैसे, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से मतलब गोल गोल होगी, राउंड राउंड राउंड, ग्लोबुलर जैसी।
अब इसमें क्या होगा, जब ये ग्लोब्यूलर होती है तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे पॉकेट जैसी बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, इस टाइप से पॉकेट जैसी बन जाती हैं ये पॉकेट्स। इन पॉकेट्स को कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। ठीक है, क्या बोलते हैं इन्हें, एक्टिव साइट कहते हैं। कुछ पॉकेट, कुछ थैलियां ऐसे बन जाती हैं पॉकेट जैसी, उन्हें बोलते हैं एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट क्या होती हैं, तो ये एक्टिव साइट जो है वो जगह होती है जहां पर आपका कोई भी सबस्ट्रेट या कोई भी चीज आकर के जुड़ेगी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट में। जैसे मान लो ये आपका क्या है, कोई एंजाइम है, कोई एंजाइम मान लेते हैं, तो क्या होगा, कोई आपका सबस्ट्रेट, कोई चीज होगी सबस्ट्रेट, वो आएगी और उस एंजाइम से जुड़ेगी। एंजाइम से कहाँ जुड़ेगी, एंजाइम से उसके एक्टिव साइट पर जुड़ेगी। इसके बाद क्या करेगी, वो आगे बनाएगी ईएस। ईएस मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद क्या होगा, ये जो है पीएस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ईपी या पीई। ठीक है, ईपी बन जाएंगे। ईपी मतलब कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। पहले सबस्ट्रेट से जुड़ गया, सबस्ट्रेट था, अब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल गया, और बाद में ये दोनों अलग हो जाएंगे, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अलग जाएगा, एंजाइम अलग जाएगा। तो ये जो आपका सबस्ट्रेट आ रहा था, जो चीज रिएक्शन में आएगी ना किसी चीज को बदलने के लिए, तो वो चीज कहाँ जुड़ती है, आपकी एक्टिव साइट पर जुड़ती है। ठीक है, अब इसके बाद स्पेसिफिक, तो आपके सारे के सारे एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं। हर रिएक्शन के लिए अलग 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 एंजाइम होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर बाइकार्बोनेट बदलना है तो अलग एंजाइम यूज़ होगा, अगर आपको प्रोटीन का डाइजेशन करना है तो अलग एंजाइम यूज़ करोगे आप। तो सभी की स्पेसिफिक होती है कि भाई ये एंजाइम इस रिएक्शन को ही करवाता है, ऐसा कोई सबका स्पेसिफिक है। फिर बोल रहे हैं कैटालाइटिक एक्शंस, जो आपके एंजाइम्स हैं वो आपकी केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री में हम कैटलिस्ट पढ़ते हैं, तो जैसे वो कैटलिस्ट होते हैं सेम वैसा ही एक्शन करते हैं कौन, एंजाइम्स। जैसे आपके सिमिलरिटी देखो भाई, जैसे आपके कैटलिस्ट काम करते हैं वैसे ही ये रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब बार बार रिएक्शन वो करवाते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार रिएक्शन करवाई दूसरी बार करवाएंगे ही नहीं, तो रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, फिर डज नॉट स्टार्ट रिएक्शन, ये रिएक्शन को स्टार्ट बिल्कुल नहीं करवाते। ठीक है, जैसे आपका कैटलिस्ट भी नहीं करवाते ना। फिर इसका मेंटेन इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखते हैं, इक्विलिब्रियम को कोई डिस्टर्ब नहीं करते। फिर इसका दिया है रिमेन्स सेम आफ्टर रिएक्शन होने के बाद ये हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे रिएक्शन से पहले थे। मतलब वो सिर्फ क्या करते हैं, वो सिर्फ ए को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं। लेकिन आपके कैटलिस्ट लाइटिक एक्शन तो इनका है, लेकिन कैटलिस्ट से कुछ डिफरेंट भी इनमें है। मतलब कैटलिस्ट जैसे तो ये फीचर्स हैं उसके पास, एंजाइम के पास, लेकिन आपके जो एंजाइम्स हैं उनमें कुछ अलग फीचर्स भी हैं। देखिए, अब जैसे आपका कैटलिस्ट एक्शन था, कैटलिस्ट की कुछ सिमिलरिटीज थी, अब इसी की तरह क्या है, कैटलिस्ट की जो है कैटलिस्ट से कुछ डिफरेंस भी इसमें होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डिससिमिलरिटीज। मतलब कुछ अंतर भी हैं। जैसे आपका टेम्परेचर सेंसिटिव, तो याद रखेंगे कि आपके जो एंजाइम्स हैं, ये जो एंजाइम्स हैं आपके टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। मतलब कि टेम्परेचर थोड़ा भी आप चेंज करोगे तो ये अपनी रिएक्शन बदल देते हैं, या फिर इनकी रिएक्शन जो है ये चेंज हो जाती है, या फिर ये डैमेज हो जाते हैं। याद रखेंगे, ठीक है। तो आपके टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, मतलब टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये खराब हो जाएंगे या फिर काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर इसका याद रखेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि आप प्रोटीन होते हैं भाई, प्रोटीन है तो प्रोटीन होगे तो मैक्रो मॉलिक्यूल होगा। फिर इसके बाद ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ऑर्गेनिक तो है भाई, बायोकेमिस्ट्री में पाया गया है। मॉलिकुलर वेट इनका हाई होता है, क्योंकि आपके जो प्रोटीन्स होते हैं उनका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप सब लिख लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं इनके एंजाइम्स के टाइप। ठीक है, नोट कीजिए इसे। चलिए, तो अब आगे देखते हैं एंजाइम्स के टाइप एंजाइम्स के कौन कौन से होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं आपके सिंपल और दूसरे होते हैं आपके कॉन्जुगेटेड। सिंपल क्यों बोला भाई इनको, कॉन्जुगेटेड क्यों बोला। तो सिंपल को सिंपल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं। मतलब ऐसे एंजाइम जो सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं उन्हें बोलते हैं सिंपल एंजाइम। जैसे आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, और ये सब ये जो एंजाइम है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ोगे, आपने पढ़े होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ोगे। इन्हें कहाँ पढ़ोगे, दोनों को डाइजेस्टिव सिस्टम में।
आपका जो पाचन तंत्र से चैप्टर आएगा उसमें आप पढ़ोगे इसे। फिर इसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट वो है कॉन्जुगेटेड वाले। कॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें आपका प्रोटीन भी होता है और प्रोटीन के साथ में एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, मतलब दो दो पार्ट होंगे, एक प्रोटीन का बना हुआ एक नॉन प्रोटीन का। और प्रोटीन वाला पार्ट देखो दोनों डिवाइड किया गया है। प्रोटीन पार्ट हुआ, जो प्रोटीन पार्ट रहता है उसे कहते हैं एपो एंजाइम। क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, मतलब जो प्रोटीन का नहीं बना है वो वाला हिस्सा, एंजाइम के दो पार्ट हैं इसमें, प्रोटीन का बना हुआ और प्रोटीन का नहीं बना है। तो प्रोटीन का जो नहीं बना है वो पार्ट तीन टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक हो सकते हैं आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयंस। मतलब तीन तीन जो है चीजें आपकी नॉन प्रोटीन पार्ट में हो सकती हैं। एक आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयंस। अब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में कुछ खास बात है। पहली बात तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और ये जो है एंजाइम से बहुत टाइटली मजबूती से जुड़ा हुआ होगा। जैसे आपका एग्जांपल देखो हीम का। हीम सुना है? ये जो हीम है, ये हीम क्या है? एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि आपके पेरोक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम में मिलता है। ठीक है। फिर इसका जो कोएंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स, ये जो कोएंजाइम है इसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। मतलब कोएंजाइम भी क्या है? ऑर्गेनिक है। लेकिन ये जो है एंजाइम से कब जुड़ता है? ये सिर्फ तब जुड़ता है जब रिएक्शन हो रही है। जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है एंजाइम तभी जुड़ेगा। और साथ में ये टाइटली बाउंड था तो ये लूजली बाउंड होता है, मतलब ये बहुत लूजली अटैच होता है, ये टाइटली बाउंड होता है आपके एंजाइम वाले पार्ट से। ठीक है। और इसमें एग्जांपल याद रखेंगे NAD और NADP। ठीक। NAD क्या है? ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट ऐसे इसका नाम फुल फॉर्म है। ठीक है। निकोटिनामाइड करके है। अब इसके साथ याद रखेंगे निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये उसका पूरा फुल फॉर्म है। इसी तरह NADP का फुल फॉर्म होता है, ये आप फोटोसिंथेसिस में देखें। वैसे कुछ होते हैं, इनमें क्या होता है? नियासिन विटामिन जो है, नियासिन विटामिन जो होता है वो इनको बनवाने में हेल्प करता है और ये इसके बने होते हैं और ये आपके एंजाइम के साथ को फैक्टर की तरह काम करते हैं, को एंजाइम की तरह। ठीक। फिर इसका जो मेटल आयंस होते हैं, मेटल आयंस मतलब मेटल्स होंगी जो आपकी एंजाइम के साथ वर्क करती हैं। ये क्या करती हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती हैं आपके एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के बीच में। एंजाइम है तो एंजाइम से आकर के जुड़ेगा सबस्ट्रेट, कहाँ पर? एक्टिव साइट पर। तो एक्टिव साइट पर आपके ये मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं जो आपके सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। तो ये पूरा था आपका एंजाइम का क्लासिफिकेशन, मतलब कि एंजाइम को दो टाइप से डिवाइड किया गया है। ये सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है। असली जो क्लासिफिकेशन है वो आप इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं असली क्लासिफिकेशन क्या है एंजाइम्स का। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए तो अब देख लेते हैं एंजाइम के क्लासिफिकेशंस को, एंजाइम को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए एंजाइम्स को जो है मेनली 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। और क्लासेस कौन कौन सी हैं तो आप कैसे याद रखेंगे, पहले देखिए OTHLIL, ऑथ लिल, ऑथ लिल से आप याद रखेंगे, ऑथ लिल से कि ये 6 क्लासेस हैं, 6 क्लासेस में आपको एंजाइम्स क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। इसमें देखिए ओ का मतलब है ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करता है। ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन भी करेगा और रिडक्शन भी करता है। ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों काम करता है, इसीलिए इसे ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम दिया गया है। और साथ में याद रखेंगे कि एंजाइम में जनरली अधिकतर जो एंजाइम्स हैं सबके नाम उनके काम के हिसाब से दिया गया है। जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाते हैं इसीलिए इनका ऐसा नाम है। और सबके नाम में देखिए आपको एज लिखा हुआ दिखाई देगा, ASE। ये जो एज है, ये एज शब्द ही पहचान है एंजाइम की, कि जहां भी एज लगा हो मतलब वो एंजाइम है। आप आंख बंद करके कह सकते हैं वो एंजाइम है। जैसे आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज का एग्जाम्पल जो आप जानते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या होता है भाई? ये जो एंजाइम है आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा या फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, उधर आते हैं ये एंजाइम्स। ठीक है। ये उधर ऑक्सीडेशन रिडक्शन काम करते हैं, ATS में आपने पढ़ा होगा। ठीक। फिर इसका T का मतलब है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज मतलब क्या करेगा? ये ट्रांसफर करवाता होगा, किसी चीज का ट्रांसफर करवा है, नाम से पता चल रहा है। जैसे आपका ट्रांसअमीनेज, या आपने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में देखते हैं हम इस एंजाइम को, कहाँ देखते हैं? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन जो आपका टॉपिक है
मिनरल एंड न्यूट्रिशन में उधर हम देखते हैं कि इधर जो है एक ग्रुप को, एक अमीनो ग्रुप को दूसरी जगह ट्रांसफर करवाता है, इसीलिए से ट्रांस अमीनेज कहते हैं। फिर आपका हेक्सोकाइनेज, ये हेक्सोकाइनेज कहाँ देखते हैं, तो ये आप ग्लाइकोलिसिस में देखते हो, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में उधर देखते हैं कि ये जो है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवाता है, वहाँ पे ये क्या करता है, ट्रांसफर करवाने का काम करता है, इसीलिए ट्रांसफरेज बोलते हैं। फिर देखिए हाइड्रोलेज, H मतलब हाइड्रोलेज, तो हाइड्रोलेज क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी की वजह से, पानी की वजह से क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़वाएगा, इसीलिए से हाइड्रोलेज कहेंगे, ठीक। जैसे आपका एग्जांपल है प्रोटीएज, लाइपेज, तो जनरली आप याद रखेंगे मोटे मोटे इसमें कि जितने भी आपके अधिकतर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं या फिर आपके लाइसोसोम के एंजाइम जो हैं, ये अधिकतर आपके हाइड्रोलेज टाइप के ही हैं, मतलब ये पानी का यूज़ करते हैं और बॉन्ड को तोड़वाते हैं, पानी का यूज़ किया और बॉन्ड को तोड़वाने का काम करते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम, ठीक। जो प्रोटीएज है, लाइपेज है, ये सभी एंजाइम आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हो, ठीक। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स आपके हाइड्रोलाइटिक ही हैं, एंजाइम्स आपके जो लाइसोसोम में मिलते हैं वो भी आपके हाइड्रोलाइटिक ही होते हैं, ठीक है। फिर आपका लाइज, ये लाइज और हाइड्रोलेज में कंफ्यूज नहीं होंगे। हाइड्रोलेज जो है ये क्या करता है, ये आपका पानी की वजह से बॉन्ड तोड़वाता है, और ये लाइज जो है, ये लाइज क्या करता है, बिना पानी की हेल्प से बॉन्ड तोड़वाएगा और साथ में क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, डबल बॉन्ड बाद में उस कंपाउंड में छोड़ देगा, मतलब कि आपका तोड़ने का काम भी करता है लेकिन साथ में डबल बॉन्ड रह जाएगा उस जगह पर, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड बनवाने का काम भी करेगा। फिर आइसोमरेज, तो आइसोमरेज तो आप नाम से पहचान गए होंगे, कहाँ देखा था ये हमने, ये ग्लाइकोलिसिस में देखा था। ग्लाइकोलिसिस में जो आइसोमरेज एंजाइम यूज किया था वो इसी वैरायटी का है, मतलब आइसोमराइजेशन करवाता है, एक कंपाउंड को सेम उसी फॉर्मूले में दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करवा देता है, आइसोमर बनवाने में हेल्प करता है, इसीलिए इसे आइसोमरेज कहेंगे। फिर आपकी जो लास्ट क्लास है इसे बोलते हैं लाइगेज, लाइगेज या फिर इसी का एक दूसरा नाम है एस से होता है, एस मतलब सिंथेज, क्या बोलते हैं, सिंथेज, मतलब ये लाइगेज मतलब जोड़ने का काम करते हैं ये एंजाइम, सिंथेज मतलब बनाने का काम करते हैं, जोड़ने का या बनाने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं लाइगेज या सिंथेज एंजाइम्स। जैसे आपके सीट्रेट सिंथेज, सीट्रेट सिंथेज कहाँ पढ़ा था आपने, तो या आपने क्रेब्स साइकिल में या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल में देखा होगा कि सिट्रिक एसिड बनवाने के लिए ये एंजाइम यूज हुआ था, ठीक है। तो अब याद रखेंगे इस एंजाइम के बारे में, ये क्या कर रहा था, लाइगेज क्लास का है और जोड़ने का काम कर रहा था। तो क्लास का नाम फिर से देखेंगे, क्या नाम है, ऑथलिल, ऑथलिल से याद रख सकते हैं पूरे फुल फॉर्म आप, या फिर ऑथलिस, एस मतलब सिंथेज लास्ट में, ठीक है। तो ये है एंजाइम का क्लासिफिकेशन, आप इसे नोट कीजिए। फिर लास्ट में देखते हैं आखिर ये जो एंजाइम्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, नोट कीजिए इसे, फिर आगे देखते हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं मोड ऑफ एक्शन, एंजाइम्स कैसे काम करते हैं। तो देखिए एंजाइम्स कैसे काम करते हैं तो मैं पहले समझा चुका हूँ, बस याद रखेंगे कि मोड ऑफ एक्शन, एंजाइम जो काम करते हैं ना उसको समझाया था किससे, लॉक एंड की कंसेप्ट से। लॉक ताला और चाबी, ताला और चाबी जो कंसेप्ट है उससे समझाया गया था। जैसे आप ताले के अंदर चाबी लगाते हो और ताला खोल देते हो, वैसे ही क्या करते हैं एंजाइम्स भी काम करते हैं। जैसे आपका एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है और क्या करता है, ES मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट जो है बाद में एंजाइम प्रोडक्ट बन जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं और आपकी पूरा वो जो रिएक्शन है एंजाइम के द्वारा वो हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद फैक्टर्स में तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला याद रखेंगे pH और टेम्परेचर, मतलब कि pH क्या है और टेम्परेचर क्या है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं एंजाइम को। बहुत ही कम रेंज होती है जिसमें एंजाइम्स एक्टिव रहते हैं pH की, और बहुत ही कम रेंज होती है टेम्परेचर की जिसमें एंजाइम्स अच्छे से काम करते हैं। तो इसका ग्राफ अगर पुट किया जाए कि एंजाइम्स कितना काम करते हैं और pH और टेम्परेचर के बीच में, तो देखा जाता है कि एक कॉमन रेंज है, एक कॉमन रेंज होती है जिस बीच में क्या करते हैं एंजाइम्स जो है मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, ये रेंज। अगर इससे आप थोड़ा सा कम कर दोगे तो उनकी एक्टिविटी घट जाती है, थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो उनकी एक्टिविटी घट जाती है। मतलब एक बीच में एक छोटी सी रेंज ऐसी है जिस पर आपको एंजाइम्स की एक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी, वो pH में हो या टेम्परेचर में हो, दोनों में, ठीक है। फिर इसके बाद एंजाइम्स की कंसंट्रेशन, तो एंजाइम जितने ज़्यादा होंगे,
एंजाइम जितने ज़्यादा होंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन है मतलब कि जो रिएक्शन हो रही है उसकी रेट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मतलब कि सबस्ट्रेट ज़्यादा तो एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा या फिर रिएक्शन ज़्यादा। ठीक है, तो एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट में बदलने की रेट है, सबस्ट्रेट की प्रोडक्ट में बदलने की जो रेट है वो आपके एंजाइम की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है और साथ में कितनी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे ग्राफ के हिसाब से समझो, जैसे मान लो कि ये जो है आपकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन दी हुई है, इधर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मान लो तो अभी बहुत कम है तो एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी। आप थोड़ी सी बढ़ाओगे तो और बढ़ जाएगी, और बढ़ाओगे तो और बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी इस तरह से। लेकिन एक लिमिट आएगी, एक कंसंट्रेशन आएगी जिस पर वो आगे नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि एंजाइम्स कम पड़ जाएंगे ना, क्योंकि एक समय बाद क्या होगा, वो रेट जो है स्टेबल हो जाएगी, वो दर जो है जिस रेट से रिएक्शन हो रही है वो स्टेबल हो जाएगी। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो आप देख लोगे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वो कंसंट्रेशन कौन सी कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन जिस पर आपको यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी मिली थी आपको इस पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी थी तो इस मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ मतलब कि v/2 मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा जिस कंसंट्रेशन पर आपको मिलता है, या फिर कहो कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो आपको आधी जिस कंसंट्रेशन पर मिल जाती है उसे बोलते हैं Km। तो ये Km याद रखेंगे, Km क्या है, तो Km है कंसंट्रेशन। क्या है, Km एक कंसंट्रेशन है जिस कंसंट्रेशन पर आपको एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी वेलोसिटी मिल जाती है उसे बोलते हैं Km वैल्यू। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, Km वैल्यू बोलते हैं। आप याद रखेंगे Km वैल्यू के बारे में ये पॉइंट। ठीक है, फिर इसके बाद दिया इनहिबिटर्स। जो इनहिबिटर्स होते हैं ये भी आपके एंजाइम की एक्टिविटी या रिएक्शन की एक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ये इनहिबिटर जो है मैंने 3 टाइप से डिवाइड किया है। एक तो है आपके कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल, कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल और कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल। तो तीनों को समझेंगे, देखिए इधर से क्या समझेंगे, तो देखना जैसे आपने अभी देखा, क्या देखा, जैसे अभी देखा था एक एंजाइम इस टाइप से ग्लोबुलर होता था, उसमें बहुत सारी पॉकेट्स होती थी। तो देखिए अगर वो जो इनहिबिटर है मतलब जो उस एंजाइम की एक्टिविटी कम करने वाला है वो अगर डायरेक्टली उस एक्टिव साइट पर आकर जुड़ रहा है, अगर वो डायरेक्टली उसी एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन कर रहा है तो उसका कॉम्पिटिटर हुआ ना। कॉम्पिटिटर मतलब कंपटीशन कर रहा है भाई एक ही चीज़ से जुड़ने के लिए, तो कॉम्पिटिटर। इनहिबिटर मतलब उसको रोक रहा है भाई, रिएक्शन कम कर रहा है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और रिवर्सिबल है मतलब कि वो जुड़ेगा और हट जाएगा, जुड़ेगा और हट जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, देखो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज को जो है मेलोनेट इनहिबिट कर देता है। जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज है ये मेलोनेट के द्वारा इनहिबिट हो जाता है। मतलब मेलोनेट जो चीज़ है, ये चीज़ अगर सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज से जुड़ती है तो ये इसकी एक्टिविटी को कम कर देती है। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखेंगे सल्फर ड्रग्स के बारे में। सल्फर ड्रग्स के बारे में आप बाद में देखेंगे कि सल्फर ड्रग्स जो हैं ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, तो याद रखेंगे सिर्फ कि बैक्टीरिया में क्या होता है, उनके अंदर फॉलिक एसिड बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो फॉलिक एसिड बनाने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है उस एंजाइम को ये सल्फर ड्रग्स इनहिबिट कर देती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करती हैं, सल्फर ड्रग्स उसे इनहिबिट कर देती हैं। तो सल्फर ड्रग्स भी क्या है, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल मतलब ये जो है एक्टिव साइट से तो जुड़ेंगी लेकिन इरिवर्सिबली मतलब एक बार जुड़ी फिर हटेंगी नहीं। ये जो चीज़ें हैं जैसे आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड का ये CN साइनाइड, ये जो है आपके एक बार जो इस एंजाइम से जुड़ जाएंगे उस एंजाइम को खराब ही कर देंगे, क्योंकि ये दूसरी बार हटते नहीं, वहाँ से जुड़ेंगे एक्टिव साइट पर ही लेकिन बाद में हटेंगे नहीं। तो याद रखेंगे कि ये दोनों जो हैं ये आपकी कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं, एक बार जुड़ते हैं तो फिर हटते नहीं हैं। जैसे आपके ये किससे जुड़ते हैं, तो किसको इनहिबिट करते हैं, तो आपके साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सुना है, ETS में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सुना होगा कि ETS में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज मिलता है जो ETS में पाया जाता है। उसको इनहिबिट करने का काम होता है इनका।
ठीक है। तो जैसे आपने सुना होगा कि कभी फिल्मों में दिखाते हैं कि वो विलन आया था, उसने कुछ खाया और वो मर गया, तो वो क्या खाता था, वो साइनाइड खाता था। साइनाइड खाएगा तो तुरंत क्या होगा, उसकी जो ETS है वो बंद हो जाएगी, ATP बनना बंद हो जाएंगे और वो मर जाएगा, ठीक है। तो वो मर जाता है क्योंकि वो साइनाइड खा लेता था, क्योंकि वो इर्रिवर्सिबली उससे जुड़ता था, ठीक है। फिर आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इर्रिवर्सिबल, मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो एंजाइम की एक्टिव साइट से नहीं जुड़ता, बल्कि किससे जुड़ता है, तो एंजाइम की ये क्या है, ये तो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट के लिए डायरेक्टली अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव हुए दोनों। अब एक नॉन कॉम्पिटिटिव क्या चीज़ है, तो क्या होता है, कुछ एंजाइम्स में ये जो एक्टिव साइट होती है इसके अलावा भी एक दूसरी साइट होती है, मान लो ये वाली साइट है, इसे बोलते हैं एलोस्टेरिक, क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट, क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। ये एक्टिव साइट के अलावा दूसरी साइट होती है एंजाइम में, इस पर अगर ये चीज़ जुड़ती है, कोई भी चीज़ जो इस तरह से काम कर रही है वो अगर इस जगह जुड़ती है तो उसे कहेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव, मतलब वो कंपटीशन नहीं कर रही है। इर्रिवर्सिबल जुड़ेगी, मतलब जुड़ेगी हटेगी नहीं, एंजाइम को पूरा खराब कर देगी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आपको